जय हिंद साथियों, मैं ओंकार चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलएच एकेडमी में। एसएलएच एकेडमी के टारगेट सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टारगेट सिलेक्शन सीरीज की यह चौथी वीडियो है। जिस किसी ने इससे पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है वह उन वीडियो को ज़रूर देखें तथा इस वीडियो में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो यह वीडियो आप सभी अंत तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर शहर में, बी उज्जैन शहर में, सी भोपाल शहर में, डी रतलाम शहर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उज्जैन शहर में। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन संयंत्र में स्थित है। अगर आपसे यह पूछा जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। आप सभी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ए स्टानिस्लाव होरुना, बी रिया स्टेन, सी रानी रामपाल, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रानी रामपाल। अगर बात करें रानी रामपाल की, तो रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। वह यह खिताब पाने वाली दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आप सभी याद रखें कि दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह रानी रामपाल हैं तथा वर्तमान में यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है तथा इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर बात करें अन्य 2 खिलाड़ियों की, तो स्टैनिस्लाव होरुना यूक्रेन की एक कराटे खिलाड़ी हैं तथा रिया स्टेन पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संविधान का 104वां संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 334, डी अनुच्छेद 335। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 334। चलिए चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। इसका व्याख्या है, संविधान का 104वां संशोधन अनुच्छेद 334 से संबंधित है तथा यह संशोधन 25 जनवरी 2020 को किया गया था। अगर बात करिए इस संशोधन क्यों किया गया, किस बारे में किया गया, तो यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी तथा एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाकर 70 वर्ष से 80 वर्ष करने के लिए किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है। कहाँ? भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 में इसकी व्याख्या की गई है। अगर बात करें अनुच्छेद 38 की, तो नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के बारे में है तथा अनुच्छेद 42 कार्य और मातृत्व राहत को न्यायोचित और मानवीय स्थितियों के प्रावधानों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 46 एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। चलिए चलें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ए किसी राज्य का राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी
भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। तथा इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, आप सभी याद रखें, अनुच्छेद 324 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा एक आयोग है जो कि संविधान में वर्णित नहीं है। ए, भारत निर्वाचन आयोग, बी, राज्य लोक सेवा आयोग, सी, संघ लोक सेवा आयोग, डी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अगर इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और गैर संवैधानिक निकाय है। इसके साथ राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक निकाय है तथा अन्य 3 ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्य का महाधिवक्ता संवैधानिक निकाय है। अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई तथा इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे तथा वर्तमान में यह पद खाली है तथा इससे पूर्व HL दत्तू, आप सभी दत्तू को सुधार लेंगे, उसका सही आंसर होगा HL दत्तू। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस विधान द्वारा भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया। मतलब ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। ए, भारत सरकार 1935, बी, भारत सरकार 1919, सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया, भारत और पाकिस्तान। अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के लिए एक शीर्षक के रूप में भारत के सम्राट के उपयोग को निरस्त कर दिया और रियासतों के साथ सभी मौजूदा संधियों को भी समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, कनाडा, सी, यूनाइटेड किंगडम, डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अगर आप बात की जाए कि यूनाइटेड किंगडम से और क्या क्या लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से सरकार का संसदीय स्वरूप, विधि नियम, विधि निर्माण, एकल नागरिकता तथा द्विसदनात्मक प्रणाली ली गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मतलब सही का मिलान करना है। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, भाग 2 राज्य सरकारें, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 6 नागरिकता। जिसका सही आंसर होगा भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र तथा भाग 2 नागरिकता, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा भाग 6 राज्य सरकारें। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का व्याख्या किया गया है तथा भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा भाग 6 में राज्य सरकार। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। मतलब गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है। ए, कठोपनिषद, बी, बृहदारण्यक, सी, मुंडको उपनिषद, डी, ईसोप उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईसोप उपनिषद। चलिए इसके व्याख्या को देखें तो ईसोप उपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है तथा इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। आप सभी याद रखें कि ईसोप उपनिषद का संबंध किस वेद से है, तो इसका शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। तथा कठोप उपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है तथा मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है।
कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। तथा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन मिलता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के पर चित्रित किया गया था? मतलब है वह कौन सा शासक था जिसके सिक्के पर बुद्ध को चित्रित किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क, बी बुद्धगुप्त, सी नहपान, डी भीम कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। इसका व्याख्या देखें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने 78वीं ईस्वी में शक युग की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शक युग की स्थापना किसने की? तो शक युग की स्थापना कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे उन्होंने की थी। तथा राष्ट्रीय सम्मत या राष्ट्रीय युग किसे माना गया? तो शक युग को राष्ट्रीय सम्मत या राष्ट्रीय सम्मत माना गया। उन्होंने अपने शासनकाल के शुरुआती भाग में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कनिष्क के कई सिक्के पाए जाते हैं जिसमें कनिष्क अग्रभाग की ओर और सिक्के के पिछले भाग में बुद्ध यूनानी शैली में खड़े दिखाई देते हैं। उनके शासनकाल के दौरान महायान बौद्ध धर्म प्रचलन में आया और विभिन्न स्थानों पर बौद्ध चैत्र और विहार बनाए गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसमें पुस्तकें और लेखकें दी गई हैं तथा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मिलान है जो सही सुमेलित नहीं है। ए अकबरनामा अबुल फजल, बी कानून ए मसूदी अलबरेनू, सी बादम शाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी, डी रक्तक ए आलमगिरी आमिर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रक्तक ए आलमगिरी आमिर खुसरो। इसके लेखक मतलब कि रक्तक ए आलमगिरी के लेखक आमिर खुसरो नहीं है, इसके लेखक औरंगजेब हैं। इसकी व्याख्या देखें तो रक्तक ए आलमगिरी औरंगजेब द्वारा लिखा गया है। रक्तक ए आलमगिरी उनके पत्रों का एक संग्रह है। आमिर खुसरो की बात करें तो आमिर खुसरो एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान, साथ ही दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। वह भारतीय उप महाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास के एक प्रतिष्ठित हस्ती थे। उन्होंने कविता मुख्य रूप से फारसी के साथ हिंदी में भी लिखी। उन्होंने गज़ल, कव्वाली, रुबाई, तराना भी लिखा। उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कुरान युसदैन, मुस्फा उल फुतूह, नूर ए सिपीहर आदि थी। उन्हें कभी कभी भारत की आवाज़ या भारत का तोता के रूप में जाना जाता है और उन्हें उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उर्दू साहित्य का जनक आमिर खुसरो को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संचार के साधनों के सुधार के लिए भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण उपाय है? मतलब कि संचार के साधनों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहला कार्य कौन सा है? ए रेलवे की शुरुआत, बी कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण, सी टेलीग्राफ और डाक की स्थापना, डी भारतीय नदियों पर स्टीम शिप की शुरुआत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण। अगर इसकी व्याख्या देखें तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा निर्मित देश का पहला रेलवे 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच खोला गया तथा ग्रांड ट्रक रोड पर काम 1839 में शुरू हुआ और 1850 के दशक में पूरा हुआ। इसीलिए यह पहला संचार के क्षेत्र में किया गया कार्य है। तथा टेलीग्राफ पहली बार 1851 में स्थापित किया गया और एक ट्रांस इंडिया टेलीग्राफ 3 साल बाद 1854 में पूरा हो गया। टेलीग्राफ 30 वर्षों के अंतराल में विद्रोहों को दबाने और सूचनाओं को मजबूती से भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया था। 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता दी थी और उसे महानिदेशक के प्राधिकार के तहत लाया गया था।
1850 के दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टीमशिप का संचालन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली, डी अरोड़ा आसफ अली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली। इसका व्याख्या देखें तो प्रतिष्ठित भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता और बॉम्बे के तत्कालीन मेयर यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था, जिनके बारे में जाना जाता है कि उन्होंने 1942 में एक बैठक के दौरान महात्मा गांधी को यह नारा प्रस्तावित किया था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग करते हुए 8 अगस्त 1942 को की थी तथा इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता तीव्र ढलान वाले चाल की तरह और ढलान के रूप में जाना जाता है, वह कौन है? ए यू आकार की घाटी, बी अंधी घाटी, सी तंग नदी घाटी, डी दर्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दर्रा, जिसकी विशेषता कुछ खास नहीं है, आप सभी पढ़ लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बात करें कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है तथा मध्य प्रदेश में 72.37%, पंजाब में 62.52% तथा महाराष्ट्र में 54.78% है। तथा बात करें तो उत्तर प्रदेश में 77.73% के साथ भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें की इंडस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है? ए अपघटकों को, बी उत्पादकों को, सी प्राथमिक उपभोक्ताओं को, डी तृतीयक उपभोक्ताओं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ताओं को। तो इसको आप व्याख्या देखें तो एल्टन ने प्राथमिक उपभोक्ताओं को की इंडस्ट्रियल एनिमल कहा है। आप सभी से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक द्वारा प्राथमिक उपभोक्ताओं को की इंडस्ट्रियल एनिमल कहा गया, तो इसका आंसर होगा एल्टन। तथा अब बात करें कि इन्हें की इंडस्ट्रियल एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इन्हें की इंडस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ओजोन का क्षय करने वाले निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक घातक रसायन को संपूर्ण उन्मूलन करने में भारत ने सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए R22, बी R410A, सी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मोनोक्लोरोपेंटाफ्लोरोइथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B। इसका व्याख्या देखें तो 1 जनवरी 2020 को भारत ने ओजोन को क्षय करने वाली सर्वाधिक घातक रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B के संपूर्ण उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B के पश्चात ओजोन को क्षय करने वाला सर्वाधिक घातक रसायन है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण किस गैस द्वारा होता है, तो उसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आप बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तथा 1955 में उन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई
तथा भारत को वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता जैसे वाक्यांश को गढ़ा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आप सभी का इस वीडियो में आखिरी प्रश्न होगा। तो वह प्रश्न कौन सा है? तो प्रश्न, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ वैश्विक अनुसंधान मंच शुरू किया? ए यूरोपीय संघ, बी विश्व बैंक, सी यूनिसेफ, डी WHO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी WHO। तो बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए एक वैश्विक अनुसंधान मंच शुरू किया। 12 फरवरी 2020 को एक 2 दिवसीय वैश्विक अनुसंधान और नवाचार मंच का शुभारंभ किया गया। WHO द्वारा इस संक्रामक रोग की रोकथाम की तैयारी के लिए वैश्विक अनुसंधान सहयोग के साथ एक मंच का भी आयोजन किया गया था। इस फोरम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी WHO के बारे में जितनी जानकारी हो सके आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा यह वीडियो आप सभी के लिए यहीं समाप्त की जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।